हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रुचि की सोच आम लोगों की जैसी नहीं थी। वो बस उल्टा ही सोचती थी। दुनिया पूरब की तरफ जाती तो इसका रास्ता पश्चिम से निकलता था और रुचि को अपनी उल्टी सोच की वजह से बहुत लोगों से काफी सुनना पड़ता था। लेकिन रुचि पर किसी बात का कोई असर नहीं होता था। वो बस अपने में रहती। ऐसे ही एक दिन रुचि अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी वहाँ उसकी माँ भारती आती है और रुचि से कहती है, अरे रुचि, तू यहाँ पढ़ाई कर रही है तो तुझे पता है वो पड़ोस वाली कांता है ना, उसकी बेटी शहर से बाहर गई है। मैं तो बहुत खुश हूँ उसके लिए। और वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी। हाँ, वो तो है ही। ऐसे ही शहर से बाहर नहीं बल्कि किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। और कांता आंटी अब सबको झूठ बोल रही होंगी कि वो शहर से बाहर गई है। अरे नालायक, कभी तो सीधा सोच लिया कर। वो शहर से बाहर इसलिए गई है क्योंकि उसकी सरकारी नौकरी लग गई है। खुद तो तुझसे कुछ होता नहीं है और दूसरों के बारे में उल्टा सोचती है। माँ, मुझे अच्छे से पता है, ऐसे ही नौकरी नहीं लग गई होगी उसकी। कुछ तो जरूर किया होगा, वरना मैं भी किसी से कम थोड़ी हूँ। मेरी भी नौकरी लग जाती। लेकिन मैं बहुत ही अच्छी हूँ ना, उसकी तरह नहीं हूँ। तेरी अच्छाई तो टपक रही है ना, लोगों के बारे में इतना उल्टा सोच रही है और खुद को अच्छा बताती है। जो लोग दूसरों का बुरा सोचते हैं उनके साथ भी अच्छा नहीं होता कभी। माँ, मुझे तो आपका ही कुछ समझ नहीं आता। कभी बोल रही हो कि मैं उल्टा सोचती हूँ और कभी बोल रही हो कि मैं बुरा सोचती हूँ। अरे खुद तो तय कर लो कि आपकी बेटी को आपको बोलना क्या है। तू भी कुछ पढ़ लिख ले, या तेरे ऊपर में फालतू में ही ऐसे पैसे लगा रही हूँ। तेरे लक्षण तो नहीं है कुछ करने वाले। मैं तो सोच रही हूँ तेरी शादी ही करवा देती हूँ, सास के सामने अकल ठिकाने पर रहेगी। माँ, जिस सास के नाम पर आप मुझे डरा रही हो ना, क्या पता मेरी सास हो ही ना, मर चुकी हो, तब तो वहाँ भी मेरा ही राज होगा ना। तो आपकी बात तो झूठी हो जाएगी। हे भगवान, कैसी बेटी दी है मुझे। अरे इतना उल्टा क्यों सोच रही है, वो भी अपनी ही सास के बारे में। तुझे समझ भी है कि तू क्या बोल रही है? तुझे यहाँ झेलने से तो अच्छा ही होगा कि मैं तेरी शादी कर दूं। माँ, आपको जैसा ठीक लगे कर लो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसे यहाँ रहती हूँ वैसे ही वहाँ पर भी रह लूंगी। वहाँ पर कम से कम आपकी तरह कोई सुनाने वाला तो नहीं होगा ना। पता नहीं क्या सोचकर मैं तुझसे यहाँ बात करने आ गई। इससे अच्छा तो मैं अपना ही काम कर लूँ, वही ज्यादा अच्छा होगा। और वैसे भी तेरे मामा ने एक रिश्ता बताया है, 1-2 दिन में आएंगे वो लोग। इतना बोलकर भारती वहाँ से चली जाती है। 2 दिन बाद लड़के वाले रुचि को देखने आते हैं। रुचि उन्हें काफी पसंद आती है और वहीं पूरे परिवार की शादी को लेकर रजामंदी हो जाती है। शादी का मुहूर्त भी ज्यादा दूर का नहीं था। कुछ ही दिनों बाद रुचि की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल में रहने के लिए आती है। रुचि ससुराल में सब कुछ अच्छे से संभाल रही थी। उसकी सास और पति दोनों ही उससे बहुत खुश थे, क्योंकि अभी तक रुचि की सास को उसकी सोच के बारे में जो नहीं पता था। एक दिन रुचि की सास लीला उसके पास आती है और रुचि से कहती है, बहुआ, तेरी मौसी सास के घर हमें जाना है। बताया था ना मैंने, उनके पोते का नामकरण है। माँ जी, क्या हम दूसरों के नामकरण में जाए? क्या पता भूकंप आ जाए और हम लोग वहाँ पर मर जाएं। इससे तो अच्छा है कि हम घर पर ही रहते हैं। मैं आपके लिए यहीं अच्छा सा खाना बना दूंगी। पागल है क्या? किसी की खुशी का दिन है आज और तू है कि ये सब बोल रही है? माँ जी, सच ही तो बोल रही हूँ। क्या भरोसा किसी की खुशी का, ज्यादा समय तक थोड़ी रहती है। उस बच्चे ने अभी जिंदगी देखी भी नहीं और भूकंप में चल बसेगा, अच्छा थोड़ी लगता है। सुबह सुबह भांग खा ली है क्या तूने, जो ऐसी बकवास कर रही है? थोड़ी शर्म है कि नहीं? उस छोटे से बच्चे के बारे में इतना उल्टा कैसे सोच सकती है तू? तेरा दिल है या पत्थर है? ये बात तो मैंने भी आजमा ली। कुछ सच बात बोल दो या कुछ सही बात बोल दो तो सबको ऐसा लगने लगता है कि जैसे मैं सबके बारे में उल्टा ही सोचती हूँ। अरे मैं नहीं सोच रही किसी के बारे में कुछ भी उल्टा। हाँ, सबके बारे में उल्टा सोच रही है और फिर ये बोल रही है कि कोई तेरे बारे में कुछ भी ना सोचे। रुचि की बात लीला को बहुत बुरी लगती है और वो बस अपनी बहू को ही सुना कर रह जाती है। लीला को लगता है कि रुचि ने ये बात ऐसे ही बोल दी होगी, इसीलिए वो ज्यादा कुछ नहीं बोलती। लेकिन रुचि का उल्टे सोचने की आदत में अभी कहाँ सुधार आना था। रुचि यहाँ भी हर बात का उल्टा मतलब निकालकर उल्टा सोचने लगती है और अपने आसपास के लोगों का भी अपनी बातों से दिमाग खराब करती है। ऐसा ही कई दिनों तक चलता है।
कुछ दिनों बाद रुचि अपने पति अमन के साथ बैठी थी, तभी अमन बोलता है, यार बहुत सर में दर्द हो रहा है मेरे, एक कप चाय बना दो, अच्छा लगेगा चाय पीकर। हाँ, दिन भर ऑफिस में लड़कियों से चिपक चिपक कर बातें करते रहते हो, तब तो सर में दर्द नहीं होता, और मेरी शक्ल देखते ही बीमारी आ जाती है ना। अच्छे से जानती हूँ तुम्हें तो मैं। क्या बोली जा रही हो तुम? मैं ऑफिस में काम करने जाता हूँ, ना कि लड़कियों से बात करने। अच्छा, तभी तो तुम्हारी दोस्तों का दिन भर कॉल आता रहता है, कभी रिया तो कभी अनीशा। दिन भर ऑफिस में रहते हो और घर आते हो तो फोन में घुस जाते हो। मुझे कोई लड़की फोन नहीं करती है, जिसका भी कॉल आता है वो सब मेरे क्लाइंट हैं। तुम फालतू का सोचना बंद करो, दिमाग में गंद भरा हुआ है बस। तुम कोई इकलौते नहीं हो जो काम करते हो। अरे हर इंसान काम पर जाता है, लेकिन तुम्हारी तरह पूरे दिन फोन में नहीं लगा रहता। और अब जब बीवी ने साफ साफ बोल दिया तो बस चुप हो गए। तुम्हें तो समझाने का भी कोई फायदा नहीं है, तुम्हें उल्टा ही सोचना है। अब तक बाहर वालों के बारे में उल्टा सोच रही थी और अब घर वालों के बारे में भी उल्टा सोचने लग गई। अरे मैंने कुछ गलत बोल दिया तो इसमें इतना भड़क क्यों रहे हो? तुम खुद तो सही बोल रहे हो ना, तो इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं है ना। मतलब तो ये है कि मैं ही सही बोल रही हूँ और तुम गलत। तुमने तो मेरा सर दर्द और बढ़ा दिया। गलती हो गई मुझसे, तुमसे एक कप चाय मांग ली। इससे अच्छा तो मैं बिना चाय पिए ही रह जाता। कम से कम तुम्हारी उल्टी सोच से तो बच जाता ना। अमन को रुचि पर बहुत गुस्सा आता है और वो कमरे से बाहर चला जाता है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी रुचि को अपनी गलती समझ नहीं आती और उसके स्वभाव में जरा भी बदलाव नहीं आता। कई दिन निकल जाते हैं और ऐसा ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद रुचि अपनी सहेली के घर गई हुई थी और वहाँ उसे कुछ ज्यादा ही समय लग जाता है। रुचि का फोन भी नहीं लग रहा था। काफी रात होने की वजह से रुचि वहीं रुक जाती है और अगली सुबह जब रुचि वापस अपने घर आती है तो उसे सामने अपनी सास और पति मिलते हैं। तभी लीला गुस्से में कहती है, आ गई तू मुँह काला करवा कर। जरा भी शर्म नहीं आई तुझे, शादीशुदा होते हुए भी ये सब करने में। माँ जी, आप ये सब क्या बोल रही हो? मैं आपको बता कर ही तो गई थी कि मैं अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ, फिर भी आप ऐसे बोल रही हो। कुछ हुआ है क्या? अब होने को बचा ही क्या है? कहीं मुंह दिखाने लायक कहाँ छोड़ा तुमने हमें? पूरे मोहल्ले में बदनामी करवा दी हमारी। पूरी रात बाहर थी, ना फोन ना कुछ। अरे आप मेरे बारे में ऐसे उल्टा कैसे सोच सकते हो? हम कुछ उल्टा नहीं सोच रहे, तेरी हरकत ही उल्टी है। पूरी रात पता नहीं कहाँ थी, हमारी नाक कटवा दी और बोल रही है कि हम उल्टा सोच रहे हैं। माँ, मैं अब इसके साथ और नहीं रह सकता। पता नहीं कहाँ गई होगी, किसके साथ होगी, क्या किया होगा। नहीं अमन, मेरे ऊपर थोड़ा तो विश्वास रखो। मैं अपनी दोस्त के घर ही थी। अमन और अपनी सास की बात सुनकर रुचि को बहुत बुरा लगता है और वो सबको मनाते हुए बहुत ज्यादा रोने लगती है। कुछ देर बाद लीला अपनी बहू के सर पर हाथ रखती है और उसे कहती है, बहू, अब पता चला कि तू किसी के बारे में उल्टा सोचती है तो इसे कितना बुरा लगता होगा। माँ जी, इसका मतलब आप लोग मुझसे नाराज नहीं हो? नहीं बहू, हमें तेरे ऊपर पूरा यकीन है, लेकिन तू बस अपनी इस बुरी आदत को छोड़ दे। उल्टा सोचना कोई अच्छी बात नहीं है बहू। जी माँ जी, अब से मैं किसी के भी बारे में उल्टा नहीं सोचूंगी। मुझे समझ आ गया है, अब जब अपने ऊपर बीती है तो। रुचि को अपनी गलती समझ आती है और वो माफी भी मांगती है। उसके बाद रुचि अपनी उल्टी सोचने वाली आदत को सुधारने लगती है। सुमन ने अपनी बेटे कमल की शादी निम्मी नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की से की थी। निम्मी एक अच्छी बहू की तरह सारा काम करती थी और सबका ख्याल रखती थी। साथ ही अपनी ननद परी को भी अपनी बहन की तरह ही प्यार दिया करती थी। ऐसे ही एक शाम को सभी लोग चाय पी रहे होते हैं, तभी सुमन बोलती है, अरे निम्मी बहू, जब से तुम आई हो ना बड़ा सुकून मिल गया है। तुमने तो घर के सारे काम संभाल लिए आते ही। जी माँ जी, ये मेरा भी तो परिवार है और परी तो मेरी छोटी बहन जैसी है। हाँ माँ, भाभी तो मेरा खुद से ज्यादा ख्याल रखती है हमेशा। चलो अच्छा है, अब तो मैं खुशी खुशी इस दुनिया को अलविदा कह सकती। माँ, ऐसी बातें मत किया करो आप। अरे सॉरी सॉरी, गलती हो गई भाई। सुमन की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और निम्मी अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती है। अब वो बस वही करती जो उसका मन करता और सारा दिन आराम से अपने कमरे में फैलकर सोती रहती। ऐसे ही एक दिन निम्मी रसोई में रोटी बना रही थी। सारी रोटी सेक कर और वहाँ से जाने लगती है। तभी परी बोलती है, भाभी ये क्या है? आपने रोटी सेक दी पर स्लैब साफ नहीं किया। देखिए आटा ऐसे ही फैला हुआ है। तो तुम्हारे कौन से हाथ टूट गए हैं साफ करते हुए? कर दो साफ। भाभी ये कैसी बात कर रही हैं आप? क्यों,
करंट लग गया क्या कोई? जरा सा काम क्या बोल दिया, हाव भाव ही बदल गए। इतना कहकर निम्मी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद परी सारी रसोई साफ करती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और दिन पर दिन निम्मी का काम को लेकर परी पर बोलबाला बढ़ता ही जाता है। ऐसे ही एक दिन निम्मी रात का डिनर बनाकर रसोई की सिंक में बर्तनों का पहाड़ लगा देती है और हाथ धोकर वहाँ से चली जाती है। तभी परी वहाँ प्लेट रखने आती है और बोलती है, भाभी ये सब क्या है? क्या हुआ? ये जो इतने सारे बर्तन ढेर लगा रखे हैं, उनको कौन धोएगा? हाँ तुम और कौन? अरे सुबह शाम बर्तन मैं ही धोती रहूं क्या? दोपहर को भी मैंने ही धोए थे। तो शाम को मैंने भी धोए थे। तो क्या सारे घर में बस मैं ही खाती हूँ? हाँ, जो इतने सारे बर्तन धोऊं? तो मैं ही खाती हूँ। और नहीं तो 10 गिलास तो आप पानी पीकर गंदे कर देती हो, लेकिन जब मैं धोऊं तो वो बर्तन भी आप निकाल कर बड़ी सफाई से रख देती हो। तो तुम्हारे कौन से हाथ टूट गए हैं? धो लो, सारा काम मैं ही करके दूं। हद है। अरे जमाने भर के बर्तन गंदे तुम करो और धोए हम। अपनी बकवास अपने पास रखो, धोना है तो धो, वरना मेरा दिमाग मत खाओ। दोनों की बहस की आवाज सुनकर सुमन वहाँ आती है और आकर बोलती है, अरे क्या हो गया? क्यों तुम दोनों जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रही हो? आपकी मैडम क्यूरी को बर्तन धोने में दिक्कत हो रही है। अरे बस करो तुम दोनों, हटो यहाँ से। जब देखो तब लड़ाई करती हो। मैं धो लेती हूँ सारे बर्तन। माँ आप ही देखो, अरे कोई बर्तन नहीं है जो इस महारानी ने गंदा न किया हो, ऊपर से एहसान जता रही है। सुमन उन दोनों को डांट कर वहाँ से भगा देती है, जिसके बाद वो खुद रसोई का सारा काम करती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और निम्मी की कामचोरी बढ़ती जाती है, जिसके चलते परी और उसकी बहस अब और बढ़ने लगती है। एक दिन दोपहर को जब परी कॉलेज से घर आती है तो देखती है कि सुमन ढेर सारे कपड़े धो रही है। तभी वो बोलती है, माँ भाभी कहाँ है? हो गई अपने कमरे में। क्यों? आप ये सब अकेले क्यों धो रही हैं? उनको बुलाओ। अरे कब से तो आवाजें दे रही हूँ, सुनती ही नहीं है। रुको मैं देखती हूँ, ऐसा कहाँ बिजी है वो। इतना कहकर परी निम्मी के रूम में जाती है और देखती है कि निम्मी तो आराम से सो रही है, जिसे देखकर परी मन ही मन में बोलती है, वहाँ मेरी माँ इतने कपड़े अकेले धो रही है और आप यहाँ आराम से सो रही हैं। शर्म तो है नहीं जरा भी इस औरत में, कितनी बेशर्म है ये। परी ये सब बोलकर निम्मी के रूम से जाती है और फुल वॉल्यूम में बूफर चला देती है। साथ ही खुद भी जोर जोर से गाने लगती है और इन सब से निम्मी की आँख खुल जाती है और उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। वो गुस्से में तनतनाती हुई परी के रूम में जाती है और बूफर का तार प्लग से निकाल देती है और चिल्लाते हुए बोलती है, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा, जो ऐसे बूफर बजा रही हो तेज तेज, ऊपर से खुद भी सुर लगा रही हो। अरे अरे भाभी की नींद खराब हो गई। हाँ हो गई, बदतमीज बहुत हो तुम। तो आप भी तमीजदार नहीं है, समझी आप। जुबान संभाल कर बात करो परी, बड़ी भाभी हूँ मैं तुम्हारी। तो बड़े होने का फर्ज निभाओ ना। जाओ जाकर मम्मी के साथ कपड़े धुलवाओ, सारा दिन मरी भैंस की तरह बिस्तर पे पड़ी रहती हो। तुम्हें इतना ही तरस आ रहा है तो खुद क्यों नहीं काम करवा लेती अपनी माँ के साथ? मैं तो करवा ही दूंगी। अरे आप भी करवा लिया करो, सारा दिन इस बेड से प्यार मत किया करो, हाथ पैर चला लिया करो अपने भी, अरे जाम हो जाएंगे। निम्मी को सुनाकर परी चली जाती है और निम्मी खुद से बोलती है, इस एक बिलान की लड़की की इतनी हिम्मत हो गई कि ये मुझे सुनाकर चली गई, पर मैं भी निम्मी हूँ। अब देखना कैसे इसे दिन में तारे दिखाती हूँ। सबको बड़ा शौक है ना मुझसे काम करवाने का। ऐसा काम करूँगी ना कि खुद हाथ जोड़कर कहेंगे कि बस करो, हमें नहीं करवाना तुमसे काम। निम्मी इतना सोचकर वापस अपने कमरे में जाती है और आराम से पसर कर सो जाती है। निम्मी की हरकतों से अब सुमन भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। निम्मी को नाश्ता देने के लिए वो उसके कमरे में जाती है और देखती है कि वो आराम से मस्त सोई हुई है। ये देखकर उसका खून खोल जाता है और वो जूस निम्मी के मुंह पर उंडेल देती है और वो एकदम से उठ जाती है और गुस्से में निम्मी परी से बोलती है, ये क्या किया तुमने? मैंने क्या किया है? कुछ भी नहीं। मेरे चेहरे पर जूस गिरा दिया तुमने जानबूझकर। जी नहीं, वो तो जूस के गिलास को आप ज्यादा अच्छी लग गयी, इसलिए अपने आप गिर गया आपके ऊपर और आपकी सुबह हो गई। इतनी बार कहा है मैंने तुमसे कि अपने काम से काम रखा करो, हर बार मुझसे दुश्मनी निकालने क्यों आ जाती हो? निकलो मेरे कमरे से बाहर। परी हंसी हुई कमरे से बाहर आती है और ऐसे ही कुछ वक्त बाद निम्मी को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। वो ये खबर सबको सुनाती है, जिसके बाद
पूरे घर में खुशियों का माहौल बन जाता है। पर निम्मी की कामचोरी की आदत नहीं जाती, जिसके चलते उसके घर वालों से यूं ही तू मैं चलती रहती है और परी से तो उसका 36 का आंकड़ा हो जाता है। निम्मी की प्रेगनेंसी को 9 महीने पूरे हो जाते हैं और एक शाम निम्मी को लेबर पेन शुरू होता है और वो दर्द से कराहने लगती है और अपने कमरे से नीचे हॉल में आने लगती है और शोर की आवाज से परी वहाँ आती है और अपनी भाभी को संभालते हुए बोलती है, भाभी भाभी आप ठीक तो है ना? आप डरो मत, कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूँ ना आपके साथ, कुछ भी नहीं होगा आपको। परी जैसे तैसे उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और निम्मी को एडमिट करवाती है, जिसके बाद निम्मी बहुत ही स्वस्थ बच्ची को जन्म देती है और कुछ ही देर बाद परी निम्मी से मिलने के लिए उसके वार्ड में जाती है और निम्मी बोलती है, मुझे माफ कर दो परी, मैंने आज तक तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, पर आज सबसे मुश्किल वक्त में तुमने मेरा साथ दिया, तुम सबसे अच्छी हो। परी अपनी भाभी को गले लगा लेती है और उनको माफ कर देती है और इसी के साथ उनकी दुश्मनी का एंड होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।